आपकी मोहब्बत है सरदार बाबा, नहीं तो कहाँ बीबी और कहाँ मैं। ज़मान ने उसकी जानिब अब के अपना सरापा फेरा तो वो उन्हें मुस्कुरा कर नासमझी से देखने लगा। जानते हो, जब तुम यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद शहर चले गए थे ना, तब तब अमल मुझसे अक्सर एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा करती थी। उनके चेहरे की मासूम सी शोखी पर वली ने उन्हें मुस्कुराती नज़रों से देखा। सरदार बाबा में जान थी उसकी। वो मुझसे पूछती थी कि ये जिनसे रिश्ते ना हो अक्सर वही क्यों अपने लगते हैं बाबा। वली के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई। उसे तुम हमेशा अपने लगते थे वली। वो बख्तियार और निसार से कभी वैसे नहीं जुड़ पाई जैसे तुमसे जुड़ गई थी। तुम्हारा साथ खुशी देता था उसे। याद है तुम्हें जब कोई गलत बात कहता था तो वो कितना लड़ती थी तुम्हारे लिए। वो सबसे ऐसा इसलिए था कि तुम उसके लिए बहुत अहम थे। तुमने कभी उसे गैर आरामदेह नहीं होने दिया। और जो लोग अमल को अनकंफर्टेबल ना करें वो उनके लिए अपनी जान तक दे सकती है। सरदार बाबा उसकी हालत के बरक्स धीमे लहजे में बोलते जा रहे थे। लेकिन जब तुम यूनिवर्सिटी से वापस लौटे तो वो अपने खौल में सिमट गई। मैं उससे अक्सर पूछता भी था कि अब तो वली आ गया, तुम उसके साथ पहले की तरह बातें नहीं करती। तो जानते हो क्या कहा करती थी मुझे? वो बिना पलकें झपके उनका नीम वाजे सा चेहरा देखेगा। उस पर बहुत कुछ आश्कार हो रहा था और उसे अंदाज़ा भी हो रहा था कि मोहब्बत छुपाई नहीं छुपती। उसे जितना दबाने की, जितना पोशीदा रखने की कोशिश की जाती है, ये उतनी ही तेज़ी के साथ फ़िज़ा में किसी दिलफरेब खुशबू की तरह तहलील होकर बिखर जाती है। मोहब्बत नहीं छुप सकती। गो के सरदार बाबा को उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं था, मगर फिर भी कुछ तो था जो उन्हें भी महसूस हुआ था। लेकिन वो इस एहसास को दोस्ती के रिश्ते के साथ जोड़ रहे थे। और फिर इतना एहतराम तो कुदरत भी करती है कि दिल के अंदर पलते जज्बों को इतनी आसानी से आश्कार ना होने दे। मुझे कहती थी कि बाबा मैं अब वैसे आरामदेह नहीं होती वली के साथ बात करते वक्त। और कोई बात नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है बाबा कि फासले इंसानों के दरमियान सदियों की मुसाफत खड़ी कर देते हैं। वो भी दूर गया तो अब वो नहीं रहा वो। और शायद वक्त के चलते धारों में बहकर मैं भी कुछ बदल गई हूँ। तब मुझे समझ आया वली, तुमसे वो पहले की तरह बात क्यों नहीं करती। और मुझे उस वक्त उस पर फ़ख्र भी हुआ कि मेरे इस तरह से पूछने पर बग़ैर किसी हिचकिचाहट, बग़ैर किसी तरद्दुद के वो आराम से मेरे सामने तुम्हारी बात कर रही थी। उसका अंदर बाहर यूं ही शीशे की तरह साफ, उजला और शफाफ। तो फिर अब बताओ, अगर ऐसी बेटी दूर जाएगी तो कौन बाप उदास नहीं होगा। एक पल को रुककर उसकी जानिब मुस्कुराते हुए देखा, मगर वो अब तक साकित था। उसे लगा कि अगर उसने एक भी पलक झपकी तो आसपास तहलील हुई रात कहीं गायब हो जाएगी। सदियों का सहर लम्हों में कैद होकर उड़ जाएगा। वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था, क्योंकि आगे उस लड़की को उसे अपने हाथों से किसी और को सौंपना था। और ये सोच उसकी चलती सांसों को रोकने लगती थी। बाबा, किसी आवाज़ पर उसका सख्ता टूटा। वो और ज़मान बैक वक्त आवाज़ की सिमत घूमे। वो सब्ज़ लिबास में मलबूस कोई अप्सरा थी कि जिसका सरापा उस मध्यम हुई रात में भी जगमगा रहा था। उसने लाउंज की बत्तियां रोशन की और फिर वो जो अंधेरे में सिर्फ ज़मान की तवक्को कर रही थी, उसे देखकर एक पल को ठहर सी गई। अरे अमल, तुम सोई नहीं अब तक? वो ज़मान को देखती कदम कदम चलती उन तक आ रुकी। एक घायल हुई निगाह उस पर डाली और फिर ज़मान के बाजू को अपने नाजुक हाथों से थामा। ये सवाल मुझे आपसे करना है बाबा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और सोए क्यों नहीं अब तक? उसे भरपूर नज़रअंदाज करके वो ज़मान का बाजू पकड़े बहुत लाड से बोली तो ज़मान उसकी फ़िक्र पर हंसती है। वो नहीं हंस सका। आहिस्ता से अपना रुख सब्ज़ाज़ार की जानिब मोड़ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी बच्चे, इसीलिए यहाँ आकर खड़ा हुआ। फिर वली भी आ गया तो मेरी चांदी ही हो गई। जानती हो, मैं वली से अभी कह रहा था कि अमल बचपन में कितना लड़ती थी तुम्हारे लिए। वो जो मुस्कुरा कर उनकी जानिब देख रही थी, एक पल को सुन सी हुई। वली ने अब के रुख पूरा सब्ज़ाज़ार की जानिब फेर लिया। वो उसकी हैरत बखूबी महसूस कर सकता था। मैं किसी के लिए नहीं लड़ती थी बाबा, तस्हीह करें। मुझे बस कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता था, इसीलिए जो भी सामने आता मेरा सारा तैश उसी पर उतर जाता। मैं कभी किसी के लिए नहीं लड़ी। आपको लगता है मैं किसी से लड़ सकती हूँ? फ़ौरन चेहरे पर मिस्कीनियत तारी की तो ज़मान ने उसे शरारती नज़रों से देखा। वाकई तुम लड़ती थोड़ी थी, जंगें किया करती थी तुम तो। दूसरी जानिब रुख किए वली के लब मुस्कुराए थे, मगर अमल ने उन्हें उतनी ही खफगी से देखा। बाबा अच्छा बस, मेरा फ़िलहाल लड़ने का कोई मूड नहीं। चलें आप चल कर सोएं। नींद के वक्त पर नींद लेना ही दुरुस्त होता है, नहीं तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी।
उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और फिर दूसरी जानिब रुख किए वली को देखा। बच्चे, अब तुम भी जाकर सो जाओ। सुना नहीं तुमने कि नींद के वक्त पर नींद लेना ही दुरुस्त होता है? वो बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उनकी जानिब पलटा, मगर लाख हिफाजती बंद बांधने के बाद भी निस्वारी निगाहों ने शहद रंग आंखों को छू लिया था। और उस एक लम्हे के तसादुम ने दोनों नफूस की सांसों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें उसकी शहद रंग आंखों से छुड़ाई तो लगता था गोया दरमियान में सदियां गुजर गईं। जी सरदार बाबा, मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। आप चलें बाबा, कोई सोए और ना सोए ये उसका मसला है, आप चलें। एक निगाह उस पर डाले बगैर उसने लापरवाही से कहा और जमान को कोई और मौका दिए बिना उन्हें हाथ से पकड़कर आगे बढ़ी। वली हमेशा की तरह तन्हा रह गया। दिल जो बहुत पहले बोझ तले दबा था अब दर्द करने लगा। लेकिन क्यों क्यों तकलीफ हो रही थी उसे अब? यही तो चाहा था उसने, यही तो उसकी ख्वाहिश थी कि अमल उससे नफरत करे, ऐसे हर एक की तरह झिड़क दे, उसे भी अब वैसे ही जालिम तरीके से पेश आए उससे जैसे वो हर एक के साथ पेश आती है। और अब वो सच में ऐसा करने लगी थी तो फिर ये तकलीफ, ये अजियत, ये सब क्या था आखिर? उसने अपने कदमों को बाहर की जानिब बढ़ाया। अभी वो सिर्फ और सिर्फ उन सुनसान पगडंडियों पर चलना चाहता था कि जिन पर रात के इस तन्हा पहर में कोई भी ना होता। अपने बिस्तर पर लेटी अमल ने कब के रुके आंसुओं को बहने दिया। वो उसकी कनपटी से फिसलते बालों में जज्ब हो रहे थे। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे वली, शदीद नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। दिल में उठती तकलीफ़ के बाइस लरसते लबों को उसने ज़ोर से दांतों तले दबाया। दिल से रिश्ता खून अब आंखों के रास्ते पानी बनकर बहने लगा। सब कुछ जैसे ख़त्म होता जा रहा था, रेत की तरह फिसलता जा रहा था। एकदम उसकी हिचकी उभरी और फिर कमरा दबी दबी सिसकियों से गूंजने लगा। वली ने गहरा सांस लेकर अपने अंदर पलते दर्द को ख़त्म करना चाहा, मगर वो जानता था कि यह अजियत कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आसमान पर सजे तारे ज़मीन पर मौजूद दो मोहब्बत करने वालों को देखकर आप दीदा हो गए। मगर वक्त ने दूसरी जानिब उदासी से मुस्कुराकर सर झुकाया था। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी पड़ी है नफीस और अमल की शादी की? मेरा तो पूरा इरादा था ये रिश्ता ख़त्म करवाने का। फरखंदा से वादा किया था मैंने कि उसकी बेटी की शादी नफीस से करवाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कहने पर मुझे ज़बरदस्ती अर्जुमन को भी राज़ी करना पड़ा। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई थी? और अब 1 महीने के अंदर शादी करने का जो शोशा तुमने छोड़ा है ना भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आखिर चाहते क्या हो तुम? इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें उन दोनों की शादी की? निगार बेगम ने आखिर में तब कर उससे पूछा तो वो जो सोफे पर आरामदेह अंदाज में बैठा था संजीदगी से सीधा हुआ। वली और अमल के चक्कर का पता है ना आपको? उसके ऐसे सवाल पर निगार एक पल को गड़बड़ा सी गई थी। हाँ पता है, किसे पता नहीं होगा भाई। खुलेआम याराना करते अगर उन्हें शर्म नहीं आ रही तो फिर लोगों को क्या परवाह? तो वो तो वही कहेंगे ना जो वो देखेंगे। लेकिन इस सब का इससे क्या लेना देना? बहुत उलझकर उससे पूछा तो वो मुस्कुराता बालों में हाथ चलाने लगा। दिल को ना जाने क्यों कमीनी सी मुसर्रत ने घेरा। वली को जो हालत आने वाले दिनों में होने वाली थी ना, उसे सोच कर ही उसकी रग रग में गोया मस्ती सी दौड़ने लगी। बस आप समझें कि वली की बर्बादी शुरू हो चुकी है। निगार एक पल को उसके अंदाज पर ठिठकी। क्या मतलब? जिस तरह जिन की जान तोते में होती है ना, उसी तरह वली की जान अमल में। मैं अमल को वो अजियत दूंगा, लेकिन तड़प मैं अमल को अजियत दूंगा लेकिन तड़पेगा वली। मैं उस ज़रा जितनी लड़की को बदनामी का एक ना ख़त्म होने वाले सैलाब के हवाले कर दूंगा तो वली ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। और यही चाहता हूँ मैं कि वो ज़िंदा रहे और देखे कि हाशिम से उलझने का अंजाम क्या होता है। बस आप शादी की तारीख 1 महीने के अंदर अंदर करवाएं, मैं इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। निगार जो सांस रोके उसकी सारी हिकमत अमली सुन रही थी लम्हों में जागी। तुम क्या करने वाले हो हाशिम? उनकी खौफजदा सी आवाज़ में बहुत अजीब सी लर्जिश थी। मैं जो करूँगा ना वो सारी दुनिया देखेगी, आप इंतज़ार करें। एक बहुत दिलचस्प सा खेल शुरू होने वाला है, बस चंद दिन और सब्र करें आप। वो आधी अधूरी कहानी सुनाने के बाद उठ गया तो निगार लाउंज की सर्द रोशनियों में बेयकीनी से बैठी रह गई। हाशिम न जाने कौन सा मौत का खेल शुरू करने जा रहा था। रात की स्याही में अजीब सी घुटन घुलने लगी थी। वो सुबह सुबह तैयार होकर डेरे पर पहुंचा तो नवाज जोशी का इंतज़ार कर रहा था। यकदम उठ खड़ा हुआ। सर आपका काम कर दिया? ठीक है।
उसका संजीदा सा चेहरा पल भर में पत्थर जैसा सख्त हो गया था। नवाज की पेशानी पर बेख्तियार पसीना फूटा। कोई कोताही तो नहीं हुई सब में? उसने टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर बैठते पूछा तो नवाज जल्दी जल्दी बताने लगा। जी सर, कोई कोताही नहीं की गई, सब वैसे ही हुआ जैसे आपने चाहा था। लेकिन अगर इस सब की भिनक सरदार बाबा तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा सर। उसने एक पल को सर्द निगाहें नवाज पर जमाई। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची ना तो फिर तुम अपनी खैर मनाना, समझ गए? उसने जल्दी से थूक निकल कर इस बात में सर हिलाया। जी जी, मैं समझ गया सर, कुछ भी नहीं होगा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। बाहर से मोहसिन को अंदर भेजो, काम है मुझे उससे। उसने हुक्म की तामील करते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो वली ने झुककर टेबल की दराज से एक खाकी लिफाफा निकाला। नफीस अहमद की जिंदगी का कच्चा चट्टा। उसने लिफाफे से बहुत से पेपर्स निकाल कर सामने रखे तो उसी वक्त ऑफिस में मोहसिन दाखिल हुआ। रफ सी जीन्स और टी शर्ट पर भूरी जैकेट पहने, अपने मखसूस लापरवाह हुलिये में। करतारपुर वाले सिखों की बेटी का केस देखा तुमने मोहसिन? जी देखा मैंने। उसने पुश्त कुर्सी के साथ टिकाई और फिर उसे देखा। क्या लगता है तुम्हें एक बड़ी सी मछली इस जाल में फंस जाएगी? मछली? मोहसिन मुस्कुराया। इस जाल में तो मगरमच्छ भी फंस सकता है वली सर। गुड। उसने उसकी मेहनत को सराहा। वो लोग इतने ताकतवर और भारत सूख है ना वली सर कि हमें तो बस दरमियान में पुल का काम देना है, बाकी की कसर वो लोग खुद ही निकाल लेंगे। हमने बस पजल के साथ सब टुकड़ों को जोड़ना है, फिर इंतकाम की तस्वीर खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। मोहसिन ने उसके बोल पर मोहर साब्त की। अच्छा एक और बात, अपना बहुत ख्याल रखना तुम काम करते हुए। हाशिम को शक हो गया हम पर, और अगर शक के पीछे उसे हम में से किसी की भी शक्ल नज़र आई ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें उस सबसे पहले उसे तबाह कर देना है। अब समझ गए ना? मोहसिन ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाकर उसकी तसल्ली करवाई तो वली ने भी गहरा सांस लेकर सामने रखे पर्चे उलट कर देखे। जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तहान तो अभी रहता ही था। सुबह में सर्दी की नमी घुली हुई थी मगर अब पहले वाला कोहर नहीं था। ठंड आहिस्ता आहिस्ता अपना आंचल समेटने लगी थी और मौसम गर्मा की यकसी तपिश अब महसूस हो रही थी। वो बीजान के साथ किचन में बैठी नाश्ता जहर मार कर रही थी। स्याह जोड़े में मलबूस उसका पाकीज़ा सा हुस्न बहुत उदास, बहुत खफा सा लगता था। बीजान ने एक सेकंड को हाथ रोक कर उसका उतरा चेहरा देखा तो पूछ ही लिया, क्या हुआ अमल? मैं देख रही हूँ कि जब से रिश्ता तय हुआ तब से तुम बहुत गुमसुम और खामोश हो। सब ठीक है ना बेटे? रिश्ते से तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ। कुछ था अमल के अंदाज में जो बीजान को चौंका गया था और उनके इस तरह इस्तफसार पर वो भी यकदम जागी। ये रिश्ता अगरचे उसकी मर्जी से नहीं हुआ था मगर फिर भी वो अपने बाबा की दी गई जुबान का पास रखेगी। यही तो एक अहद लिया था उसने खुद से कि चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी जमान को मायूस नहीं करेगी। ज़िंदगी के किसी पल, किसी पहर, किसी साथ में भी नहीं। तो अब फिर ये उदासी की गहरी छाप, ये लम्हा ब लम्हा वजूद पर पड़ती गर्द, खौफजदा कर देने वाली सोचों का एक लामुतनाही सिलसिला, ये सब क्या था? नहीं, उसे अपने आप को खड़ा करना होगा, उठाना होगा, जमा करना होगा। वो बिखरने लगी है तो खुद को समेटेगी भी। हाँ, वो ये करेगी, उसे ये करना ही होगा। एक साथ सदियों के फैसले लम्हों में करती वो जैसे एकदम बहुत कुछ कर लेना चाहती थी। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई अभी। इस ज़िंदगी को मेहनत से संवारा जा सकता था और जो किया जा सकता है उसे करना था। अगले ही पल वो अब मुस्कुरा कर बीजान को देख रही थी। कुछ नहीं बीजान, आप तो बस खामखा परेशान हो जाती हैं। देखें ठीक ठाक तो हूँ मैं बिल्कुल, कहीं से लग रहा है कि मैं ठीक नहीं? मगर उसने इस सवाल के अगले पल ही जान लिया कि जो भी होगा वो हकीकी खुशी से कोसों दूर होगा। उसे अदाकारी करना पड़ेगी, एक लंबी थका देने वाली अदाकारी। अब ठीक लग रही हो। पता है, उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपने कप में गर्मा गर्म चाय उंडेली और फिर नज़रें उठाकर उसे देखा। जब कोई बहुत बातें करने वाला इंसान खामोश हो जाए ना तो बहुत अजीब सा लगता है। उस इंसान को खुद भले कुछ भी बदला हुआ महसूस ना हो मगर जो उसके साथ एक ज़िंदगी गुजार चुके हों वो ज़रूर उसके इस बदलाव से परेशान और बेजार होने लगते हैं। इसीलिए तुम भी जब तक बोलती रहती हो पटर पटर, जब तक तुम्हारी ज़ुबान चलती रहती है, मैं मुतमईन रहती हूँ कि अमल ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई बात, कोई जुमला या फिर कोई एक छोटा सा भी सानेहा तुम्हें नागवार गुजर जाए तुम एकदम से बिल्कुल खामोश हो जाती हो, एक तरफ सबसे अलग थलग। वो लबों को काटती सर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। उसके नाजुक से वजूद के शफाफ आईनों में गहरी दरारें पड़ने लगीं। कैसे वो सबको मुतमईन कर पाएगी कि वो ठीक है?
یا اللہ! اس کا دل بہت بوجھ تلے دبنے لگا تھا، سانس لیتے یوں لگتا گویا کوئی سینے کو شکنجے میں لے کر گھونٹ رہا۔ اچھا ایسا ہے؟ اندر مچتی توڑ پھوڑ کے برعکس مسکراتا چہرہ اٹھایا تو آنکھیں خواہ بھیگ گئیں۔ پھر دیکھیے گا میں کتنی باتیں کرتی ہوں، اتنی باتیں کروں گی آپ کو اور بابا کو اتنے قصے سناؤں گی نا کہ آپ لوگ تنگ آ جائیں گے مجھ سے، اور جواباً میری جلد از جلد شادی کی دعا مانگیں گے۔ وہ کہہ کر ہنسی تو دل کچھ اور زخمی ہوا۔ کیوں نہ ہوتا ایسا کہ انسان بہت تکلیف میں ہنسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر گہرے نشانوں سے بھرنے لگتا ہے دل۔ اس کے دل پر بھی نشان لگنے لگے تھے جو جتنے زیادہ ہوتے اتنی اذیت دیتے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ماں باپ کبھی بیزار نہیں ہوتے اولاد سے، کبھی تنگ نہیں ہوتے، بھلے اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے اس نے شہد رنگ آنکھیں ان پر جمائی۔ ہاں، بھلے ہی اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، والدین کبھی اس سے تنگ نہیں ہو سکتے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نوح علیہ السلام عذاب آنے کے بالکل آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو دوسری پہاڑی پر بلا رہے تھے؟ آخری وقت تک ان کا دل اپنی اولاد کے ساتھ اٹکا تھا اگرچہ وہ نافرمان تھا۔ آخری وقت تک ان کا دل اپنی اولاد کے ساتھ اٹکا تھا اگرچہ وہ نافرمان تھا، اللہ کا انکار کرنے والا تھا۔ اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی وہ اسے بلا رہے تھے پناہ گاہ کی جانب، اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی جانب، مگر عمل؟ ان کی اداس سی آواز پر اس کا دل کروٹیں لینے لگا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، کبھی نہیں مانتے، مگر میں ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں نوح علیہ السلام کی تکلیف۔ اولاد، والدین تو ایسے ہی ہوتے ہیں عمل، نافرمان سے نافرمان اولاد کو بھی گلے لگا لیتے ہیں، مگر کچھ اولادیں اچھی بھی ہوتی ہیں بی جان۔ میں آپ کی اچھی اولاد بنوں گی، میں آپ کو اور آغا جان کو کبھی مایوس نہیں کروں گی بی جان، کیونکہ کچھ اولادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتی ہیں اور وہ بھی آخری وقت تک اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتی ہیں بی جان۔ اس نے ان کی جانب محبت سے دیکھتے کہا تو بی جان نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر کر اسے سکھی رہنے کی دعاؤں سے نوازا۔ بڑی بی بی آپ کو وہ باہر کوئی بلا رہا ہے۔ نورا کی بات پر بی جان اس کا سر تھپک کر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ خالی خالی سی بیٹھی رہی۔ باہر سبزہ زار پر قمیص شلوار میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا آدمی بی جان کے سامنے کھڑا ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تو فرید کہاں ہے؟ بڑی بی بی میں بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ وہ 1 مہینہ کام پر نہیں آ سکے گا۔ اس کی بیوی کی طبیعت اب پہلے سے خاصی خراب رہنے لگی ہے، لیکن وہ اس عزت کی روزی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اسی لیے مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی جگہ کام کرنے بھیج دیا۔ بڑی بی بی فرید کا کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ بی جان کو بے طرح اس دیہاتی کی بے بسی پر ترس آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کر لو اس کی جگہ کام، لیکن پھر 1 مہینے کے اندر اندر فرید یہاں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ جی بی بی جی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو بی جان اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کر گئیں۔ اسی پل عمل داخلی دروازے سے باہر نکل کر سبزہ زار کی طرف بڑھی۔ دور کیاریوں میں لگے بیشتر رنگ برنگے پھول پودے اس کا شوق تھے۔ بہت زیادہ خوشی یا پھر بہت زیادہ تکلیف دہ لمحات میں وہ ان کے پاس ضرور آتی۔ اس کا سیاہ فراق ہوا کے باعث پیچھے کی جانب پھڑپڑا رہا تھا اور جھک کر کسی گلاب کی خوشبو کو محسوس کرتے سمے اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھولنے لگی۔ دور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتی شازیہ کا حلق تک کڑواؤ چلا تھا۔ دل میں نفرت کے وہ غبار پکنے لگے جو سب کچھ تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ اپنی سیاہ کاریوں کو ایسے کسی کے منہ سے سن کر جو ذلت اس نے اٹھائی تھی وہ اس ذلت کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم دیکھنا عمل کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور پھر شکیلہ کو اپنے کمرے سے آواز دی۔ اگلے پل شکیلہ اس کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ تمہاری چھوٹی بی بی کے کیا حال چال ہے؟ شکیلہ نے بے طرح حیران ہو کر اسے دیکھا۔ شازیہ نامی لڑکی اس کے گھر والوں کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہی جس نے کبھی ملازمین کو ایک ذلیل مخلوق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ جی بی بی ٹھیک ہے وہ۔ ویسے اتنے کام کرتی ہو تم، انسان سے اپنے گھر کا کام نہیں ہوتا، اور تم یہ پوری حویلی سنبھالتی ہو۔ ہاں، اوپر سے اس غربت نے مت ماری ہوئی ہے آدھی دنیا کی۔ شکیلہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے، اسی لیے زور زور سے سر ہلانے لگی۔